जय हिंद मित्रों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज से हम लोग पूर्वावलोकन की क्लासेस करेंगे दोस्तों। जो हमारा पॉलिटी का पूर्वावलोकन है उसकी क्लासेस करेंगे दोस्तों। जो ये क्लासेस हमारी हैं ये RO ARO एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जो यूपी का RO ARO एग्ज़ाम है, RO ARO का री एग्ज़ाम है दोस्तों। ये फरवरी में 2024 फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके बाद जो है पेपर आउट हो गया। तो अभी तक 1.5 साल से ऊपर समय होने जा रहा है, एग्ज़ाम नहीं हुआ है। लेकिन अब इसकी 27 जुलाई जो है डेट कंफर्म की गई है, 27 जुलाई। ठीक है। तो हम लोग इस तरह से क्लासेस करेंगे कि हमारी सारी क्लासेस जो है लगभग 20 दिन में निपट जाएं। और ये मैराथन क्लास होने वाली है, ये महा मैराथन होने वाली है। पूरी जो क्लास है महा मैराथन होने वाली है। एक ही एक ही क्लास या दो क्लास मुश्किल से जो है, जैसे कोई बड़ा अब पॉलिटी है, काफ़ी इसका बड़ा वो है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इनकी मैक्सिमम 5 क्लासेस। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर की 2 क्लासेस में पूरा निपटा लें, 2 से 3 क्लासेस में एक सब्जेक्ट को निपटा लें। लगभग 15 दिन में हम पूरा जो है पूर्वावलोकन कंप्लीट करने वाले हैं। और कोशिश इसमें करेंगे कि रिवीजन के उद्देश्य से करें। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए जो भी RO ARO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये वाली जो है क्लास SI वाले बच्चों के लिए भी, जो यूपी SI का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं उसमें SI के भी एग्ज़ाम में काफ़ी ठीक ठाक आते हैं। तो दोस्तों उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चैप्टर वाइज करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं इसकी रूपरेखा की वीडियो में हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। ये भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन से संबंधित है। आइए देखते हैं हम लोग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे कि दोस्तों जो हमारा 1773 से लेके 1858 और इसके बाद जो है 1858 से लेके 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम तक का जो भी संवैधानिक विकास हुआ उसको पढ़ेंगे। इसी में दोस्तों ये कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन रहा। और ब्रिटिश ताज का शासन, मतलब यानी कहें ब्रिटेन की संसद का सीधे जो है शासन, वो रहा 1858 से 1947 तक। तो ये पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर हमारा है भारतीय संविधान एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, यानी संविधान सभा कैसे बनी, ठीक है, उसका क्या नाम, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी समितियां बनी। तो नेक्स्ट ही चैप्टर हमारा है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अगला चैप्टर है संविधान के स्रोत, हमारा जो संविधान बना है वो कहाँ कहाँ से क्या क्या शब्द लिए गए, तो उससे रिलेटेड देखेंगे कि दोस्तों हमारा संविधान लगभग 10 देशों के संविधानों और प्लस 1935 का अधिनियम प्रमुख रूप से इसमें चीज़ें उसकी हैं। 10 देशों के संविधान, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ठीक है, इस तरह से लगभग 10 देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। उन देशों के संविधानों को पढ़ा गया और उनसे जो अच्छी चीज़ें थी वो हमारे संविधान में इंक्लूड की गई हैं। अगला चैप्टर हमारा है दोस्तों संविधान के प्रमुख भाग। जो भाग हैं हमारे संविधान में, जो 22 भाग हैं उनको देखेंगे। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद, जो दोस्तों 1 से लेकर 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, तो वो देखेंगे। इसके बाद अनुसूचियाँ, हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। और वर्तमान में कितनी है? 12 है। फिर उद्देशिका यानी प्रस्तावना पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत की थी, उसी को प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। इसके बाद भारत की शासन प्रणाली किस तरह से काम करती है उसको देखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक देखेंगे, ठीक है, झंडा हो गया हमारा, हमारा जो है प्रतीक चिन्ह क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे उसमें। इसके बाद देखेंगे हम लोग राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र, ठीक। नागरिकता देखेंगे, सिटीजनशिप जो है 5 से लेके 11 अनुच्छेद तक है, भाग 2 है इसका संविधान में, ठीक। इसके बाद मूल अधिकार दोस्तों 12 से लेके 35 तक है। और भाग की बात करें तो भाग 3 में मूल अधिकार हैं। राज्य के निर्दिष्ट तत्व देखेंगे, ठीक है, ये जो है 35 से लेके 36 से लेके 51 तक है। मूल कर्तव्य दोस्तों, ये मूल संविधान में हमारे नहीं थे, लेकिन इनको जो है 1942 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो ये हम एक ब्रीफिंग देख रहे हैं किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जब आइडिया होगा तभी आप अच्छे से उसको कर पाएंगे जल्दी जल्दी से। नहीं तो दोस्तों, क्योंकि जब हमें चैप्टर ही नहीं पता है कि हम कौन कौन से चैप्टर आगे पढ़ने वाले, तो फिर आगे चैप्टर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हमारा क्या कर लिया हमने, क्या छूट रहा है। फिर राष्ट्रपति देखेंगे, प्रेसिडेंट देखेंगे, जो 52 से लेके जो है लगभग वही 72 तक हैं मूल चीज़ें। उपराष्ट्रपति देखेंगे, ठीक है।
और इसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद देखेंगे, महान्यायवादी देखेंगे, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग वगैरह देखेंगे। ठीक, वरीयता अनुक्रम, ये दोस्तों इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि वरीयता अनुक्रम से कहीं पे भी अगर कोई मीटिंग या कुछ भी हो रहा है तो किस तरह से पहली पंक्ति में कौन बैठेगा, दूसरी में कौन बैठे, तीसरी में क्या क्रम उनका क्या रहता है। ठीक है, वरीयता अनुक्रम देखेंगे उनका है। इसके बाद संसद, हम लोग संसद देखेंगे, संसद में लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, और संसद की कार्य संचालन वगैरह देखेंगे एवं विधायी प्रक्रिया वगैरह देखेंगे। संसदीय समितियां देखेंगे, हमारी लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, ये जितनी भी समितियां हैं इसमें कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं, कितने राज्यसभा से होते हैं, कौन सी प्रमुख समितियां लोकसभा के लिए हैं स्पेशल, कौन सी राज्यसभा के लिए। संसदीय अधिनियम देखेंगे, जैसे लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, इस तरह से। सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, एससी को देखेंगे। राज्यपाल, राज्य के संबंध में राज्यपाल देखेंगे। ठीक है, राज्यपाल की शक्तियाँ किस आर्टिकल में राज्यपाल है। इसके बाद देखेंगे हम लोग राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद, अगला चैप्टर हमारा। फिर देखेंगे दोस्तों उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित। ठीक, अगला हमारा चैप्टर है दोस्तों केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आपात उपबंध। वित्त आयोग देखेंगे दोस्तों, 280 में हमारा वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग से संबंधित चीज़ें देखेंगे। फिर योजना आयोग नीति आयोग वगैरह देखेंगे। ठीक है, सब पहले योजना आयोग था और 1 जनवरी 2015 को जो है नया, जब हमारी नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार बनी तो योजना आयोग को जो है नीति आयोग में चेंज कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर लोकपाल देखेंगे, महत्वपूर्ण आयोग देखेंगे। ठीक है, लोकपाल का गठन कब किया गया, पहले लोकपाल कौन थे हमारे, वर्तमान में कौन है, सारी चीज़ें देखेंगे। अस्थाई विशेष प्रावधान देखेंगे, कुछ हैं। चुनाव आयोग देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों राजनीतिक दल देखेंगे और संविधान संशोधन देखेंगे। ठीक है, संविधान संशोधन, हमारे संविधान में अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कितने आ चुके हैं, 106 टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। जो 106 में आया वो दोस्तों नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम है। ये लोकसभा या विधानसभाओं में जो है स्त्रियों के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राजभाषा देखेंगे, हमारी राजभाषा किस आर्टिकल में है, किस भाग में है। स्थानीय स्वशासन देखेंगे दोस्तों, हमारी क्या नाम, पंचायत देखेंगे और नगर पालिका हैं, तो जो ये दोनों चीज़ें हैं इनको पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इसको दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। हमारे आरओ के सिलेबस में ये स्थानीय स्वशासन अलग से शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध देखेंगे। ठीक है, SC ST या महिलाओं, इनके सबके लिए विशेष उपबंध क्या है, और जो है विविध, जो मतलब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आ जाते हैं। तो ये हमारी कुल मिला के दोस्तों पूरी क्लास की ये रूपरेखा होने वाली, इतना जो है कंप्लीट हम लोग करेंगे। तो ये पॉलिटी का पूरा सिलेबस था पूर्वावलोकन का दोस्तों। जिनके पास किताब नहीं है वो किताब ले लें, और किताब ले लेंगे तो साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा जो है आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं भी आप अगर कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इस समय अगर आप सिर्फ केवल जो है क्या नाम, अगर क्लासेस ही कर लेते हैं तो क्लासेस से ही आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं दोस्तों। हमारी रणनीति ये रहेगी कि हम क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कंटेंट कम पढ़ें, क्योंकि कंटेंट तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन रिवीजन होना चाहिए जितना जल्दी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एक बार थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है कब तक रहा, 1773 से दोस्तों 1858 है। ये 53 लिखा हुआ, इसमें शायद गलत हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक रहा। इसके बाद ब्रिटिश ताज का जो है शासन कब से कब तक रहा, 1858 से 1947। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ अधिनियम। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें क्या हुआ दोस्तों, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर जो है बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और एक 4 सदस्यीय कार्यकारी समिति का निर्माण किया गया, परिषद का गठन किया गया दोस्तों, और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। ठीक, इसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ हुई, इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात की गई, जो है 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश इसके कौन थे, एलिजा इम्पेजी थे। ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। फिर अगला एक्ट आया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, देखो कुछ नॉर्मल लेवल पे पढ़ते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ ही देंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होंगी इसमें पॉलिटी में वो रिवीजन भी करते चलेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे, तो दोस्तों आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया इसमें दोस्तों नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करी गई, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। ठीक है,
तो एक बात इसके लिए इसकी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1786 का अधिनियम आया। 1786 के अधिनियम में दोस्तों जो है गवर्नर को जो है विशेष शक्तियाँ दी गई, और इसके बाद जो है गवर्नर जनरल को जो है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। पहले क्या होता था, सेनापति अलग होता था और जो है गवर्नर होता था वो अलग था। तो इसको दोनों एक साथ दे दिए गए, क्योंकि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो उन्होंने पहले ही, जब आए थे उन्होंने पहले ही ब्रिटेन सरकार से कहा कि हमें जो है सैनिक शक्तियाँ भी चाहिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय आए, ठीक है। तो इनको सेनापति भी बनाया गया और गवर्नर जनरल भी थे बंगाल के। इसके बाद 1793 का एक्ट आया, 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इसमें क्या किया गया, 20 वर्ष के लिए जो है कंपनी का अधिकार बढ़ा दिया गया, ठीक है। आगे आया 1813 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1813 के एक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिए। इसमें क्या किया गया, शिक्षा के लिए जो है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। इस एक्ट में सबसे पहले शिक्षा के लिए अगर खर्च की बात करी गई है तो इसी एक्ट में की गई है। इसमें 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात करी गई है, ठीक है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ करी गई, जो कंपनी का एकाधिकार था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, उसको जो है चाय और चीन के साथ, देखिए चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर एकाधिकार उसका समाप्त कर दिया गया। एक मिनट रुकिए दोस्तों। चाय और चीन के साथ एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और दोस्तों पूछा जाता है कि जो है ब्रिटेन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो है चीन और चाय के साथ एकाधिकार कब, मतलब एक चीन और चाय के साथ छोड़कर एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो दोस्तों 1813 लगाएं। और पूर्ण रूप से अगर बात करें कि पूर्ण रूप से एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया, तो 1833 के एक्ट से पूर्ण रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसी दोस्तों जो है इसी समय 1833 के एक्ट में ही जो दोस्तों जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनको जो है भारत का गवर्नर बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर बना दिया गया, ठीक। जो बंगाल का गवर्नर होता था वो भारत का गवर्नर, इस पद का नाम भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों मद्रास और जो कोलकाता और मुंबई तीनों प्रेसिडेंट, जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल, तीनों पे जो है क्या नाम, कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल था या बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको तीनों का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। तो उस पद का नाम भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। जो पहले गवर्नर जनरल हमारे थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक जी थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों 1853 का एक्ट आया। देखिए मेन चीज़ें देखते चलेंगे क्योंकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना बर्बाद। 1853 का चार्टर एक्ट आया, ठीक है। इसमें जो है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना करी गई, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। और इसी में दोस्तों जो है सिविल सेवकों के लिए भर्ती एवं खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। भारतीयों के लिए भी यहीं इसी में खुली प्रतियोगिता का आरंभ कर दिया गया। आइए अब हम लोग दोस्तों, जिस तरह से हमारे चैनल का नाम है प्रश्न कोश, उसी तरह से हम लोग प्रश्न को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, प्रश्न करते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में, देखो आप लोग आंसर देते रहिए, आंसर की तरफ देखिए मत, क्योंकि इतना अभी टाइम है नहीं जो इसकी पीपीटी तैयार करके इसके बाद जो है आप लोगों के सामने लेके आएँ। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घटना चक्र से ही करा दिया जाए, और आप लोग ये बुक्स वगैरह जो है ले लीजिए, तो थोड़ा सा आसान रहेगा। नहीं भी लेते हैं तो आप अगर क्लासेस ही करते रहते हैं तो आप सारी चीज़ें कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो जितना फास्ट मोड में आप चाहिए तो 2x स्पीड लगा के आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो किस अधिनियम में किया गया, 1773, और स्थापना कब हुई, 1774 में, ठीक है। और इसकी 1774 में स्थापना करी। ये मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पेजी थे। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पेजी थे। अगला आइए क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही पूछ रहा है। देखिए जब क्वेश्चन पढ़ा करिए तो ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ा करिए।
तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, बिल्कुल सही बात है, 1773 से ही तो हुई है। कब हुई है? 1774 में हुई है। 1773 के एक्ट से 1774 में हुई। ठीक, अगला देखते हैं। अगला लेमेंस्टर नहीं थे दोस्तों, इसके कौन से वो थे जो मुख्य न्यायाधीश थे? एलिजा इम्पेजी थे। ठीक है, अभी हमने ऊपर हम लोगों ने देखे एलिजा इम्पेजी इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई दोस्तों? पिट्स का भारतीय अधिनियम 1744। ऊपर हम लोग पढ़ भी चुके हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब हुई? 1784 में। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773, अभी देखा हम लोगों ने। इंग्लिश मिशनरियों, दोस्तों ये थोड़ा सा अलग हटके है, निकला हम बता देते हैं आप लोगों को। इंग्लिश मिशनरियों को जो पूर्ण रूप से अनुमति मिली थी जो भारत आने की, वो दोस्तों 1813 में मिली थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में अपना जो है प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति जो है 1813 के एक्ट से मिल गई थी। इसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई? देखिए, कानूनी सदस्य एक लॉर्ड मैकाले कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। लॉर्ड मैकाले, ठीक है, आप लोग याद रखिए। तो 1833 के एक्ट से लॉर्ड मैकाले कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई तथा चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो सारी बातें हम लोगों ने देख ली। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? तो नींव की अगर बात करें दोस्तों तो 1813 में भी तो सही है एकदम। ठीक है। और जनरल कमेटी ऑफ इंस्ट्रक्शन 1823, इसमें भी जो शिक्षा की बात की गई अंग्रेजी शिक्षा। और प्राच्य और आंग्ल विभाग, इसमें भी अंग्रेजी शिक्षा की। तो हमारे ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग क्वेश्चन पिक करते हुए चलिए ताकि जो है हम लोग जल्दी से ये पूरी जो है घटना चक्र रिवाइज कर जाएं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? देखिए, ये ध्यान रखिए, चाय और चीन के साथ कब? 1813 में। और संपूर्ण रूप से कब किया? तो वो 1833 में किया। ठीक है, देखिए आगे देख लेते हैं, लिखा भी है 1813 में चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। लेकिन 1833 में समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जो 1813 में समस्त व्यापारिक प्रशासनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहे, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। देखो, 1813 के संबंध में बात करा तो सही बात है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। नहीं, गलत। क्या पूछ रहा? सही कथन पूछ रहा। हाँ ठीक है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। हाँ ठीक, सुदृढ़ किया, सही है। अगला, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। नहीं, भारत का राजस्व नियंत्रण में नहीं आया। ठीक है, संप्रभुता तो सुदृढ़ की है 1813 में, लेकिन राजस्व अभी ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में पूर्ण रूप से नहीं आया। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। आइए थोड़ा देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा 1813 से, और बाकी सबसे समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को 20 वर्षों के लिए इस क्षेत्र का अधिकार और सौंपा गया, 20 वर्षों के लिए और इसी एक्ट के अधिकार सौंप दिया गया। तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल
नहीं होना था। इस प्रश्न एक दो मतलब सही है, बाकी गलत है। ठीक है, तीसरा कथन गलत है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? देखिए, भारतवासियों को मतलब किस एक्ट से? तो 1833 एक्ट से। 1833 के एक्ट से। 1833 के एक्ट की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी। 87 धारा याद रखिए, काफ़ी जगह इसका जिक्र आता है, पूरा एक्ट पढ़ने को ज़रूरत नहीं। 87 धारा याद रखिएगा। इसमें जो है भारतीयों से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज, प्रजा, धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन 1833 का एक्ट धारा प्रशासन में भागीदार हेतु मुख्य आधार बनी। ठीक है, तो ये हमारा कंपनी के अधीन जो शासन है। अब देखते हैं ताज के अधीन शासन। हमारा सेकेंड जो है पॉइंट है, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, तो सबसे पहला अधिनियम कब पारित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें दोस्तों जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। और प्रथम भारत वायसराय कौन थे? हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अगला हमारा फिर अधिनियम पारित हुआ। अगला अधिनियम पारित हुआ 1800 भारत परिषद अधिनियम 1861। और इसी अधिनियम से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो है इसी अधिनियम से शुरुआत करी गई। ठीक है, और फिर 1892 का एक्ट पारित हुआ। 1892 का एक्ट पारित हुआ। इसमें वार्षिक बजट पर बहस करने का, केंद्रीय विधानसभा में, जो विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने मतदान करने का अधिकार नहीं था। देखिए, ये एक्ट इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 1861 का एक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट से संबंधित जब भी क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया? तो 1892 के एक्ट से दिया गया। ठीक है, और इसी में दोस्तों 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी था, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। मतलब तुरंत जैसे नहीं, वो 6 दिन पहले नोटिस देना होगा कि हम ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, तो अनुमति मिलेगी अध्यक्ष की। इसके बाद जो है आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अधिनियम है दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसी को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो एक्ट या सुधार भी कहा जाता है। और इसी में दोस्तों देखिए 1909 में ही पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। जो यही एक्ट था दोस्तों, इसी में जो है पृथक निर्वाचन की वो की गई थी। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिए, एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, जो हमारे प्रथम वो थे, क्या नाम, पहले जो है कार्यकारी परिषद में जो है, या कहें केंद्रीय विधानसभा में जो प्रथम वो बने थे, सदस्य बने थे, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बने थे। ठीक, तो ये एक फैक्ट ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 1909 को हम लोग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अधिनियम भी कह देते, या कहें इसी में जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की घोषणा की गई थी। अगला हमारा जो है एक्ट कौन सा था? 1909 का। इसी को दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसी में प्रत्यक्ष चुनाव की पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, और इसमें दोस्तों सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। विस्तार मतलब देखिए, इसमें पहले सिर्फ मुसलमान थे, अब क्या किया गया दोस्तों, इसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों आदि को जो है इसी में शामिल कर लिया गया। और पहली बार दोस्तों केंद्रीय द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। ठीक है, पहले एक सदन होता था, अब जो है 2 सदनों की व्यवस्था की गई। ठीक है, और इसी में 1909 में ही दोस्तों इस अधिनियम से ही प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं हम लोग 1935 का एक्ट, 1935 का अधिनियम।
1935 का अधिनियम अगर कहें जो हमारा संविधान है उसमें ज़्यादातर चीज़ें यहाँ से ली गई हैं, जो सही चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट थी, तो यहीं से ली गई। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना इसी अधिनियम से की गई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त इसी अधिनियम से। देखिए वहाँ प्रांतों से स्टार्ट किया गया था, यहाँ समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। अगर पूछे प्रांतों में समाप्त कब किया गया, तो दोस्तों 1935 के अधिनियम से, ठीक है। और केंद्रों में स्टार्ट कब किया गया, तो दोस्तों जो है 1935 के अधिनियम से, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। और बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया 1937 में ही दोस्तों। 1935 के एक्ट से जो है ये पारित हो गया कि बर्मा को अलग किया, जो आज का म्यांमार है उसको 1935 के एक्ट से ही प्रावधान किया गया और 1937 में इसको अलग कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। और फिर अंत में हमारा स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। तो इससे हम लोग देख लेते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित। देखिए हमारा मेन फोकस है क्वेश्चन करवाना, तो आप लोग क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिए। तो ये तो थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं कि आप लोगों को चीज़ें, और क्लासेस करनी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप लोग क्लासेस भी पॉलिटी की देख सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसका। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो बजट पर बहस करने अभी हम लोगों ने देखा 1892 से जो है बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई, लेकिन 6 दिन पहले जो है कोई अगर प्रश्न पूछना है तो 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ता था, लेकिन पूरक प्रश्न यहाँ नहीं पूछ सकते थे। अब आइए सेकंड देखते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, देखिए आप लोग एक बार आइडिया लगाया करिए। सबसे पहले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कब स्टार्ट किया गया, 1909। 1909 में सिर्फ किसके लिए था, मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए 1909 में। और पूर्ण रूप से 1919 से, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसको मार्लियामेंटो कहते हैं, उसको मॉन्टेग्यू। इसमें दोस्तों सिखों के लिए, ठीक है, सिखों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और ईसाइयों के लिए, सभी के लिए जो है यहाँ पे स्थापना की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो संघीय न्यायालय इसमें से तो है नहीं, 1935 के ही अधिनियम से करी गई दोस्तों। तो ये 1935, क्योंककि 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्रेवर बने थे। जो पहले न्यायाधीश भारत के जो है इस संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, सर मॉरिस ग्रेवर, ठीक है। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1937 को हुई। भारत में संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित हुआ। संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ, 1935 के एक्ट से स्थापित कब हुआ, 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में की बात कर रहा है, देखो प्रांतों में तो नहीं, लेकिन केंद्र में बात कर रहा है, तो केंद्र में 1935, लेकिन प्रांतों की बात करें तो 1919। देखिए यहाँ दिया भी गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित थे और एक हस्तांतरित, ठीक है, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्लास में कम से कम हम लोग 500 क्वेश्चन पॉलिटी के, जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन के 500 क्वेश्चन कम से कम कर जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कम से कम ये क्लास जो है 5 से 6 घंटे होने वाली है, तो आप लोग जुड़े रहिए और पूरा पॉलिटी कंप्लीट करिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध प्रणाली को स्थापित किया है। केंद्र में द्वैध प्रणाली, तो 1935 अभी देख चुके थे। काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो जल्दी उनको टिक करके आगे बढ़ेंगे। 1919 में भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की कौन सी, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, तो सही बात है। हाँ, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, हाँ ठीक है, 1919 में ही आया है।
नहीं नहीं, 1909 में आया दोस्तों, क्योंकि मुस्लिमों की बात कर रहा है, अगर मुसलमानों टोटल की बात करें तो 1919, ये 1909 में आया, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, सही बात है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाए, 1 और 3 सही है और 2 गलत हो गया। थोड़ा देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ। इस अधिनियम में द्वैत शासन की स्थापना की गई। ठीक है, राज्यों की बात कर रहा, केंद्र की बात करें तो 1935। ठीक है, और इसी देखिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न, तो यह प्रावधान है 1909। ठीक है, 1919 में न केवल मुस्लिमों के लिए, सिखों, यूरोपियों, भारतीयों, एंग्लो इंडियन आदि के लिए विस्तार किया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? प्रांतीय स्वायत्तता किसने शुरू की? 1909 में, क्योंकि प्रांत में जो द्वैत शासन प्रणाली की जो है स्थापना 1919 से हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। प्रथम बार कब द्विसदनीय बनाई गई? 1919। ठीक है, द्वैत शासन की स्थापना हुई तो यही 1919। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसकी अवधि 5 वर्ष होती थी। इस अधिनियम द्वारा धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन, केंद्रीय विधानसभा, काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष की होती थी। इसकी प्रथम बैठक से 3 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, उसका 5 वर्ष होता है, इसका 3 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा इतना कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो द्विसदनीय केंद्र की बात कर रहा है, एक्ट लाया तो 1919। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका कौन लाया केंद्र में? द्विसदनीय विधायक तो 1919। ये निर्वाचन की नहीं, विधायिका की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1919 में आई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष की अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति नहीं, ये गलत है, क्योंकि सभी के लिए नहीं वो किया गया था। ठीक है, 1935 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। हाँ, किया गया। ठीक है, सही बात है, तो इसका केवल 2 ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों के लिए था। संपूर्ण रूप सभी महिलाओं को नहीं ये अधिकार दिए गए, या कहें वयस्क मताधिकार आधारित नहीं था। ठीक है, इसमें आय और कई सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिनको जो है प्राथमिकता दी जाती थी, तब जो है उनको निर्वाचन करने का अधिकार था, महिलाओं को पूर्ण रूप से नहीं निर्वाचन का अधिकार। सॉरी दोस्तों। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है भारत सरकार अधिनियम 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1919 है। 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक बात है। अगला दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। हाँ, ठीक बात है, 1941 में जो सिविल सेवा में भारतीयों का प्रतिशत अधिक था अंग्रेजों के माध्यम से, तो ये दोनों सही है। ये आगे देख, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा परीक्षा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। 1855
से इस हेतु प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी थी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद परीक्षा भारत में ना होकर लंदन में होती थी। ठीक है, निखिल भारत सरकार अधिनियम 1919 से जो है ये परीक्षा का प्रावधान 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होना प्रारंभ हो गई थी। पहले इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। ठीक है, और 1930 के दशक के अंत तक यूरोपियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था। ठीक है, 1941 की बात करें अगर, तो भारतीयों का प्रतिशत ब्रिटिश की तुलना में अधिक हो चुका था। ठीक है, अगला देखते हैं, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? कौन से निर्वाचन 1919 के, 1937 के होंगे? ठीक है, हाँ 1937 है और 1945 दोनों है, ए और सी, 1937 और 1945, सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945 में। 1919 के शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है 1945 का अंतिम निर्वाचन था। ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किसमें है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम। अध्यादेश जो है हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया? 1935 के अधिनियम से लिया गया। ठीक है, यद्यपि ब्रिटिश सरकार में भारत गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति का जो है अध्यादेश 1935 से लिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, ये सोर्स में भी पूछा जा सकता है संविधान के स्रोतों में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935। ठीक है, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रबद्ध किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। ठीक है, अगर ब्रिटिश के जितने भी अधिनियम पारित हुए सबसे विस्तृत अधिनियम यही था, और साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था। ठीक है, 1935 से ही। अगला देखते, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लिखित योजना पर आधारित है। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन, देखिए 1935 में केंद्र और राज्यों के बीच जो सूचियां आई थी, हमारी 3 सूचियां जो है 1935 के उसमें आई थी, तो उसमें जो है 1935 के ही माध्यम से आई थी। ठीक है, संघीय, राज्य और समवर्ती 3 सूचियां थी ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता में से नहीं है। इसमें से विशेषता कौन सी नहीं है? 1935 के अधिनियम की विशेषता नहीं है। देखिए, नहीं कभी कभी है, अगर पूछता है तो ध्यान रखना, नहीं है, सही है, गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखा करिएगा। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया, सही बात है। अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, नहीं, ये केंद्र को किए गए, क्योंकि आज भी केंद्र के पास भी अपशिष्ट विषय, जैसे अपशिष्ट विषय हमारा कौन सा? अंतरिक्ष हमारा अपशिष्ट विषय के अंतर आता है। ठीक है, तो अपशिष्ट विषय किसके अंतर्गत है? केंद्र के अंतर्गत। अगला है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ठीक है, हाँ, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में स्टार्ट की गई, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा गलत पूछ रहा है? सही नहीं पूछ रहा है, तो यही है। ठीक है, अगला देखते हैं, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध भारत में लागू किया गया था। द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, संघीय व्यवस्था और द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम से। अगला देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ
स्थापना करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान कब किया गया था? 1935 के अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो 1935 के अधिनियम से संघीय शासन की अगर बात करें तो 1935 के ही की गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? अपशिष्ट की बात कर रहा, वही अवशेष। तो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, क्योंकि केंद्र में ही गवर्नर जनरल होता था। अगर प्रांत और केंद्रों में पूछे तो केंद्र की बात करेंगे गवर्नर, और वैसे पूछे तो गवर्नर जनरल को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देखिए, स्थायी अवयव कौन सा नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। गलत है, 1935 के माध्यम से गलत है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि क्या? हाँ, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। ठीक है, एक संघ की योजना पर विचार। ये भी सही। और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवांचित नॉमिनेटेड किया जाना, नॉमिनेशन किया जाना, ये भी सही। तुम्हारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि वही गलत है। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान के उल्लेख नहीं किया गया था, और भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अगर भारतीय संविधान के उल्लेख की बात करें तो जो है क्रिप्स मिशन के माध्यम से किया गया था, और अन्य तीनों विकल्प 1935 में हैं। ये जो तीनों दिए गए वो हैं, एक नहीं है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें इसी एक्ट से ली गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, एक बार इसको देख लेते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। संघात्मक सरकार की स्थापना। नंबर 1, संघात्मक सरकार की स्थापना। नंबर 2, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्तता की स्थापना। नंबर 4, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। नंबर 5, प्रांतीय शासन व्यवस्था। नंबर 6, प्रांतीय विधानमंडल। नंबर 7, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। नंबर 8, फेडरल न्यायालय की स्थापना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 1935 के एक्ट में थी। और निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा अलग हुआ था? तो 1935 से। म्यांमार की बात कर रहा है कि ये म्यांमार कब अलग हुआ था? तो 1935। आइए दोस्तों, हम लोग अपना अगला चैप्टर देखते हैं, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। दोस्तों, संविधान सभा कैसे हमारी बनी और संविधान कैसे बना, उसकी प्रक्रिया हम लोग इसमें देखते हैं। तो दोस्तों, अगर संविधान सभा की बात करें दोस्तों, ठीक है, संविधान सभा की सर्वप्रथम जो मांग की बात है 1934 में की गई। ठीक है, 1934 में स्वराज पार्टी के माध्यम से संविधान सभा की मांग की गई। देखिए, इसमें दिया गया है 1934 में संविधान सभा को स्वराज पार्टी के माध्यम से सर्वप्रथम मांग की गई। ठीक है, पूछे सर्वप्रथम मांग किसने करी? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगर व्यक्ति की बात करें तो 1934 में ही भारतीय संविधान के गठन को जो है M.N. रॉय ने इसको बोला कि यहाँ संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों, 1936 के अधिवेशन, हाँ 1936 का जो अधिवेशन हुआ, जब कांग्रेस का 1936 का अधिवेशन हुआ तो उसमें जो संविधान सभा की पुष्टि या उसकी मांग की गई कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, और 1942 में सर्वप्रथम 1942 में निर्माण का प्रस्ताव किया गया, संविधान निर्माण का या संविधान। ठीक है दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण की बात जो है 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा सर्वप्रथम की गई। ठीक है, और कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया दोस्तों। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कुछ।
देखिए हम लोगों का मूल उद्देश्य है कि क्वेश्चन करना, ठीक है, ना कि दोस्तों चैप्टर पढ़ना। अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे अच्छे से तो हमारा जल्दी से जल्दी ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और क्लासेस तो हमारी पहले हमने लिए हैं, उसमें से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जो हमारी संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल सदस्य की बात करें तो 389 सदस्य थे। तो 296 जो है ब्रिटिश भारत के थे और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों से थी। और 296 में से 292 सदस्य जो है चुनाव करके आए थे और 11 प्रांतों से आए थे। ये जो 292 सदस्य थे 296 में से, तो वो 11 प्रांतों से आए थे और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से हुआ था। मतलब जो चीफ कमिश्नरी थी वहाँ से 4 का चुनाव हुआ था और 292 जो है 11 प्रांतों से आए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल सदस्य कितने थे? 389 और 296 जो है ब्रिटिश भारत के थे और 93 जो है देसी रियासतों के थे। आगे देख लेते हैं। 208 मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को कितने थे दोस्तों? 208 और मुस्लिम लीग को 73 और बाकी छोटे जो समूह थे, जो और कई पार्टियां थी छोटी छोटी, तो उनको 15 सीटें इसमें मिली हुई थी। तो ये कुछ बातें हैं। और अगर संविधान सभा का निर्वाचन की बात करें कि किस तरह से संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ, ठीक है। प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे कि सबका एकदम वैसे नहीं हुआ, तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ कि जो प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचन मंडल के रूप में इसका चुनाव किया गया। और ये क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वो वयस्क निर्वाचन के अधिकार पर हुआ था, तो नहीं, ये गलत हो जाता है, ठीक है। वयस्क निर्वाचन के आधार पर नहीं हुआ था, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं हम लोग थोड़ी संविधान सभा के बनने के बाद जो पहली हमारी बैठक हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई, ठीक। और कुल सदस्य कितने इसमें शामिल हुए? 207 और 9 महिलाएं थी। 207 जो पहली बैठक हुई उसमें 207 सदस्य शामिल हुए और 9 महिलाएं थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगली बैठक कब हुई हमारी? 11 दिसंबर को। अगली बैठक 11 दिसंबर को। इसमें क्या किया गया दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और अगली बैठक हमारी 13 दिसंबर को हुई, 13 दिसंबर 1946 को। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, ठीक है। और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। अब दोस्तों हम लोगों ने जैसे कैबिनेट मिशन पढ़ा, तो कैबिनेट मिशन की आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 3 सदस्य थे। एक स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे। जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे तो वो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और हमारा जो है क्या नाम, अगर बात करें कि संविधान बना कितने दिन में, तो 2 साल 11 माह 18 दिन। इसको 3 साल याद रखिए, 3 वर्ष में 12 दिन घटा दीजिए मात्र। अगर डेट ना भी ध्यान रहे तब भी आप लोगों को इससे अंदाजा लग जाएगा कि 3 साल में 12 दिन घटा दीजिए, बस हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। और कुल अधिवेशन इसमें बात करें तो 11 कुल अधिवेशन हुए थे। संविधान निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 165 और कुल अवधि की बात करें 165 दिन कुल अवधि का टाइम लगा था। और जो संविधान हमारा अंगीकृत किया गया वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को दोबारा से संविधान सभा पूरी तरह से समेकित, मतलब सब लोग इकट्ठे हुए और 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। और संविधान के निर्माण के समय बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय जो है बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे, ठीक है। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग देख लेते हैं कि हमारे संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। देखिए, एक तो फैक्ट ये याद रखिए कि कुल 15 महिलाएं थी, लेकिन अगर उनके नाम की बात करें तो नाम भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिए कि विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, ठीक है।
ये जेपी पंडित जवाहरलाल नेहरू की शायद बहन थी, ठीक है। और राजकुमारी अमृत कौर और सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी और दक्षिणायनी बेला युधन, बेगम एजाज रसूल और एनी मस्करीनी और अगली थी अम्बू स्वामीनाथन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे संविधान सभा में कितनी 15 महिलाएं थीं कुल रूप से। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, हम लोग प्रश्न कर लेते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो एम.एन. रॉय। 1934 में भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का एम.एन. रॉय ने जो है विचार प्रस्तुत किया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख। एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख में, ठीक है। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया और मिशन की अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर। इसके तहत मोटे तौर पर 10 लाख, मोटे तौर पर कितने 10 लाख के ऊपर व्यक्ति एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन था? कैबिनेट मिशन देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन 3 लोग थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। इसमें कौन है? पैंथिक लॉरेंस भी हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। यानी कौन नहीं था की बात करा तो विलियम वुड नहीं थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस अधिनियम के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, ठीक है। ये मेन अध्यक्ष थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और बाकी 2 लोग सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। अगर भारतीय संविधान सभा का गठन की बात करें तो 1946 के अंतर्गत। और प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा अगर, ठीक है, तो क्रिप्स मिशन ने किया, ठीक है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष की भी बात करें तो जो भी तब भी जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। बाएं सराय इस कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो राधाकृष्णन जी नहीं थे। देखिए ये भी थे, श्री राजगोपालाचारी भी थे और जगजीवन राम बाबू जी थे और क्या नाम, राजेंद्र प्रसाद भी थे।
तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 दिसंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री और जगजीवन राम बाबूजी श्रम मंत्री थे, जबकि एस राधाकृष्णन इसमें कुछ नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। हिंदू और मुस्लिमों की संख्या समान होनी थी। कथन एक तो सही है। और अगला कथन देखते हैं। अगला कारण जो इसका, बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में से भारत बंटवारा बच जाता। नहीं, ये तो गलत है। तो क्योंकि अंग्रेज तो कभी चाहते भी नहीं थे कि बंटवारा मतलब ना हो, तो वो तो भारत में फूट डालो राज करो की नीति कर रहे थे। तो इस वजह से कथन 2 गलत है, कॉमन सेंस का है। हाँ, इसका देख लेते हैं। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्किबाल्ड बेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की और कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबल योजना का नाम सार्वजनिक किया गया। बेबल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी थी। ठीक बात है। और परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना और शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा की ओर बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। हाँ, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? वयस्क मताधिकार गलत हो गया पहले ही, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं, अप्रत्यक्ष हुआ था। बहुदलीय निकाय, ठीक बात। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ठीक। तो तीनों सही, मतलब 3 और 4 सही हैं दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाँ, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। यह बस मताधिकार पर आधारित नहीं थी, हाँ नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, गलत। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य कर रही थी, हाँ कर रही थी, ठीक। तो ए और डी सही है, बाकी गलत है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम लिया और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। गलत कथन का, हाँ ठीक है। प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसी के माध्यम से ड्राफ्ट कमेटी पूरा संविधान का ड्राफ्ट किया गया, प्रारूप तैयार किया गया। सही है, गलत पूछ रहा है इसमें। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक बात। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ, गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, सही है। तो यही क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। हाँ, ये बात सही है। अगला देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा नामित हुए,
हाँ, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा नाम। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा और प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो यही प्रांतीय सभाओं द्वारा। ठीक। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी, देखो स्थायी पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रताप। अस्थायी पूछते संचितानंद सिन्हा जी थे। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में जो है अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक इन्हीं के माध्यम से हुई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, प्रथम पूछे तो भाई सबसे पहले कौन बने? तो सच्चिदानंद सिन्हा, और सिर्फ अध्यक्ष पूछ दे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या पूछे स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? मनोनीत उपसभापति, उपाध्यक्ष की बात कर रहा है या उपसभापति की बात कर रहा है? तो फ्रैंक एंथनी थे। ठीक है, दो लोग थे, एक एच.सी. मुखर्जी थे और दूसरे फ्रैंक एंथनी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक भी इसी दिन हुई। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ? दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। देखिए दोस्तों, हमारा मेन उद्देश्य ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है, ना कि पढ़ाना। क्योंकि आप लोग किताबें तो वैसे भी इतनी पढ़ते हैं, आप पूर्वावलोकन भी पढ़ लेते हैं, कि वीडियो के माध्यम से आप एक बार जब भी आपका मन नहीं लग रहा है या पढ़ना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, पूरा एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और आगे चलकर यही प्रस्तावना बनता है, प्रस्ताव ही प्रस्तावना बन जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो सही की बात कर रहा है, एक बार आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है। अगला, उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करता है। ये भी सही। अगला देखते हैं, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। ये भी। और राज्य के मुख्य, क्योंकि उसमें लिखा है ना हम भारत के लोग हैं, और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो ये सही हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन, वैसे तो 11 हैं,
और जिस दिन साइन वगैरह हुए तो 12। वैसे कितने, 11। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। इसी दिन साइन हुए। साइन कितने लोगों ने करे? 284 लोगों ने साइन किए। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला देखते हैं, ये सुमेलित करने का क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी जी थे। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? बी.टी. कृष्ण रामाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। एक बार देख लेते हैं, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन? के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व बी.टी. कृष्ण रामाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? निर्माण के समय संवैधानिक बी.एन. राव जी थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बैनिगल नरसिंह राव बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। यही दोस्त ऐसे सदस्य थे जो बी.आर. अम्बेडकर जी के बाद सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे यार, सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास नॉलेज था अगर देखा जाए। बाकी तो हमारी संविधान सभा में एक से एक धुरंधर व्यक्ति थे, लेकिन बी.आर. अम्बेडकर जी के इतना पढ़ा लिखा कोई शायद नहीं था संविधान सभा में। और उसके बाद बी.एन. राव जी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। प्रथम प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव ने मूलतः प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ? 13 दिसंबर है दोस्तों, ये गलत है। 13 दिसंबर 1946। इसी दिन दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अच्छा, तृतीय वाचन की बात करा, सॉरी दोस्तों, तृतीय वाचन की अगर बात करा है, तृतीय अधिवेशन की बात करें तो अलग, ये वाचन की बात करा तो 17 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन हुआ था। ठीक है, और ऐसा कोई विकल्प इसमें नहीं है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर को 1949, 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर को जब बन के तैयार हुआ, उसी दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो अंगीकृत कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। सी 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? बी 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। हाँ, तो यही सही है पहला। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण रूप से स्वराज की घोषणा की और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प किया। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गए। तब 15 अगस्त को
स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्त के 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया। दोस्तों बात ये थी कि आज़ादी से पहले जो है स्वतंत्रता हम लोग कब मना रहे थे, 26 जनवरी को 1930 से, और इतने सालों 17-18 साल हम लोगों ने उस दिन ही स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो अगर उस दिवस को भूल जाते, इसी वजह से दोस्तों 26 जनवरी को हमने संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया और उस दिन जो है गणतंत्र दिवस के रूप में याद रखते हैं। ठीक है, अगला संविधान सभा दिवस या संविधान दिवस कब मनाया, 26 नवंबर। ठीक है, संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949। ठीक, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, बम्बई से हुआ था। ठीक है, पहले दोस्तों ये जो है जो बंगाल वाला वो है वहाँ से चुने गए थे, पूर्वी बंगाल जो है, और उसके बाद जो है ये बम्बई से चुने गया, जो पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया था, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाने लगा था, इस वजह से जो ये बम्बई से फिर दोबारा से चुनाव लड़े, वहाँ से जीते। ठीक है, अगला देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु। 1891 में इनका जन्म हुआ और इनकी जो है मृत्यु 1956 को हो गई। 14 अप्रैल 1991 को मऊ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में 1935 के पारित होने के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का विचार किया। दोनों सही है। ठीक है, अगला देखते हैं कथन कारण वाला क्वेश्चन। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। ठीक बात है, ये आर दोनों सत्य हैं, पर व्याख्या नहीं कर रहा है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आजाद ने। वयस्क मताधिकार को स्थगित करने की बात 15 वर्षों के लिए किसने की थी, वकालत की थी, अबुल कलाम आजाद जी ने। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, महात्मा गांधी ने। संविधान का जब वो संविधान सभा बन गई उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि इसको जो है आज़ादी के लिए हमने ये संस्था बनाई थी, तो इसको भंग कर देना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो एक पार्टी के रूप में काम कर रही। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसके नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में संविधान सभा के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने कहा, आइवर जोनिंग्स ने। किसने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी संविधान, ये किसने कहा, ऑस्टिन ने कहा, ग्रैनविल ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं,
भारतीय संविधान सभा में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 15 महिलाएं थी। ठीक है, आइए हम लोग अपना अगला चैप्टर देखते हैं। हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है संविधान सभा एवं इसकी प्रमुख समितियां। देखिए, हमारी संविधान सभा में कई समितियां बनी। ठीक है, उसमें संघीय संविधान समिति भी थी, संघीय शक्ति समिति भी थी, प्रारूप समिति भी थी, संचालन समिति, नियम समिति। इन सभी समितियों के सदस्य थे। ठीक है, और किसी न किसी वजह से, जैसे मूल अधिकार समिति, किसी न किसी वजह से ये समितियां बनाई गई थी। ठीक है, और उन्हीं समितियों के बारे में जाने कि उनके अध्यक्ष कौन थे और किस समिति में कितने सदस्य थे। ठीक है, प्रमुख रूप से मूल समितियां, जो 8 मूल समितियां थीं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियां गठन किया गया। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। पहली समिति कौन थी? संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति। इसके राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, इसके BR अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। ठीक है, और अगली दोस्तों, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। अगली थी मूल अधिकार उप समिति, इसके JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी थे। पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय क्षेत्रों एवं असम के अपवर्जित, आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी समिति कौन थी? इसके गोपीनाथ बारदौली इसके अध्यक्ष थे। ठीक, अगली थी अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों जैसे असम के अतिरिक्त संबंधित उप समिति AV ठक्कर थे। ठीक है, अगली देखते हैं। अगली है संघीय शक्ति संबंधी समिति, इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति कार्य संचालन, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन से KM मुंशी। और सदन समिति के कौन थे? B पट्टा सीतारामैया। पट्टा भी सीतारामैया थे। ठीक है, और इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। संविधान सभा के लिए कार्यकारिणी GB मावलंकर थे। इसके राज्य संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला है प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, इसके अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। देखिए, मेन आप याद रखिए, कौन कौन सी याद रखिए। एक संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति, इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर थे। और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रक्रिया एवं नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो ये याद रखिए। और इसके बाद मूल अधिकार उप समिति के तो आप लोग देख ही चुके, जो है JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी थे। और कार्य संचालन समिति के KM मुंशी थे। तो आइए आगे देख लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे। इसमें कुल 7 सदस्य और थे। इसमें कौन कौन से थे? N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्रा और DP खेतान, ये शामिल थे। और बाद में BL मित्रा के स्थान पर N माधव राव आ गए थे। और DP खेतान की जगह जो है 1948 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद TT कृष्ण रामाचारी, और जो BL मित्रा से कुछ विवाद हो गया था, तो इस वजह से उन्होंने इस समिति को छोड़ दिया था। उनकी जगह पे N माधव राव आ गए थे। इसके बाद कृष्ण रामाचारी, जो DP खेतान है, उनकी जगह पे कृष्ण रामाचारी पूछ देता है कि BL मित्रा के स्थान पर कौन आते, तो N माधव राव आते। और DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई, तो TT कृष्ण रामाचारी आए थे इनकी जगह पे, और समिति में शामिल किया गया था। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद 23 जून 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके सदस्य अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू और C राजगोपालाचारी, KM मुंशी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। आइए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से भी समितियों का बार बार, क्योंकि समितियां रिवीजन का विषय है, बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगी। संघ से संबंधित कोई बात आती है तो समझ लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात आ रही है। नियम संबंधित कोई ऐसी बात आ रही है तो राजेंद्र प्रसाद की बात समझ लीजिए। कहीं मौलिक अधिकार हो गए या राज्यों को एक करने की कोई ऐसी समिति में बात आ रही तो समझ लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बाकी हम लोग रिवाइज करेंगे अभी, तो
याद हो जाएंगी आपको सारी। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की प्रमुख समिति एवं उसके अध्यक्ष, एक बार देख लेते हैं इनको। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया एवं नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों की संबंधित सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी, अल्पसंख्यक समिति एस सी मुखर्जी, संघीय शक्ति संबंधित समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन संबंधी समिति के एम मुंशी। अब क्वेश्चन क्या कर लेते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई। प्रांतों को एक करने की बात हो कहाँ पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप लोग सभी लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप लोग पता ही है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों सूची का मिलान करिए। मूल अधिकार, मूल अधिकार के लिए कौन दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि मूल अधिकार उप समिति पूछे तो जे बी कृपलानी, और सिर्फ मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई। कार्य संचालन की बात आ गई तो कार्य संचालन कौन कर रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें राजेंद्र प्रसाद है ही नहीं तो इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है आंसर शायद इसका सही नहीं हो पाए। और प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन इसमें दोस्तों राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद है नहीं। राजेंद्र प्रसाद, ठीक। तो आइए एक बार देख लेते हैं। मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन तो राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। ठीक है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो 7। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन से नहीं थे? एल गोपाल स्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अलादि कृष्ण स्वामी ये थे, पटेल जी भी नहीं थे। तो 2 और 4 नहीं थे। ये पूछ रहा कौन थे, तो 1 और 3 थे। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? वही प्रारूप, पांडुलेखन कर दिया, देखिए प्रारूप को, ड्राफ्ट को पांडुलेखन कर दिया है। तो ये लोग ये भी ध्यान रखिए। तो इसके कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये तीनों लोग थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास आप लोगों की संविधान सभा के जो स्रोत हैं उससे संबंधित होने वाली है। यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, कुछ ज़रूरी काम है तो इसलिए आज जाना हो रहा। तो कल दोस्तों आपका जो है काफ़ी पार्ट कंप्लीट करा, आज भी काफ़ी चीज़ें हमने कंप्लीट करा दी हैं। तो दोस्तों जिन लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।